ठीक है, ये कॉपी, जैसे इस कॉपी में हमको ये भी चीजें देखनी है कि किस तरह से लिखना है, क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, किस तरह से हम 3 मार्कर डील करें, 6 मार्कर डील करें और 15 मार्कर डील करें, विद इन टाइम कैसे अच्छे उत्तर लिखें। और सबसे बड़ा विवाद जो लेट ज्वाइन किया है उन्होंने, उनको बता दें कि एक यूपीएससी वर्सेस एमपीपीएससी होता है कि नहीं ये यूपीएससी का कठिन काम है सर, ये कठिन पड़ेगा हमको, एमपीपीएससी में ऐसा आता नहीं है वैसा। तो इन सभी को आज अपन सॉल्व करेंगे। पहला, जब ये कॉपी मैंने चेक की तो मुझे लगा, पहली चीज तो जो अट्रैक्टिव थी वो था कि टू द पॉइंट इन्होंने बिना ग्रामर, बिना सेंटेंस फॉर्मेशन, टू द पॉइंट बहुत सिंपल तरीके से सभी रिलेटेड पॉइंट लिख दिए गए। ठीक है, राइटिंग अच्छी है ना, ये भाई राइटिंग मेंटेन्ड है लास्ट तक। लास्ट तक देखो, अपन पूरा देख लेते हैं इसको। जैसे लास्ट तक कॉपी इस तरह से ये मेंटेन्ड है। तो जो पहला डाउट मेरे इसमें आया वो ये आया कि यार अभी लॉकडाउन का टाइम है और बच्चे घर पे लिख रहे हैं, तो हो सकता है इन्होंने बहुत टाइम लिया हो, है ना, कि भाई खूब देख देख के और टाइम से, ऐसा कि इन्होंने हो सकता है टाइम लिया है, तो बन सकती है ऐसी कॉपी। लेकिन जब मैंने इस स्टूडेंट को बुलाया और पूछा तो उन्होंने मात्र 5 मिनट ज्यादा लिए थे जो अलोटेड टाइम है। तो मैं ये मानता हूं अभी मेंस, एमपीपीएससी मेंस 2009 को पर्याप्त समय है और 5 मिनट तो आराम से कवर किए जा सकते हैं। तो 5 मिनट में ऐसी 5 मिनट ज्यादा लेके और ऐसी कॉपी लिखना, ये मेरे मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। टोटल मैंने इसको कॉपी चेक की, नंबर इसके इनके बहुत बढ़िया आए हैं, वो डिस्क्लोज करने से कोई मतलब नहीं है कि कैसे क्या नंबर है, लेकिन लास्ट तक राइटिंग मेंटेन है। ठीक है, और कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्तर का। और ऐसा नहीं कि जैसे ज्यादातर कॉपियां जो मैं चेक करता हूं कि फंडेबाजी की, सेंटेंस फॉर्मेशन में फालतू का टाइम जाना, ठीक है, ये सब इन्होंने नहीं किया। तो अपन क्रम से चेक कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल अल बरूनी, इन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है। कंटेंट देखो इधर उधर हो सकता है, मैंने बोल भी दिया कि इनसे कि भाई ठीक है ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, लेकिन जो ईरानियन ट्रेवल है ना, इनके साथ आए, ये पुस्तक है ना, और क्या इन्होंने बताया। अब मैंने जबरदस्ती कि भाई कंटेम्प्रेरी इंडिया लिखें, फिर मैंने कि भाई ईयर लिख दे, लेकिन ये सब जबरदस्ती मैंने किया है, इसमें 3 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, कि भाई कुछ तो अपन इसमें बताएं कि भाई ईयर लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, लेकिन ये 3 नंबर लायक ये भी आंसर है ना। और लिखने का तरीका टू द पॉइंट शब्दों से, ऐसा हिंदी में भी आराम से लिखा जा सकता है। भाई ईरानी यात्री है ना, महमूद गजनी के साथ भारत आए, पुस्तक का नाम है ना, और तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियों का वर्णन। लेकिन हिंदी में ज्यादातर 99% स्टूडेंट सेंटेंस फॉर्मेशन, ये विदेशी यात्री थे, अरे तो विदेशी की जगह ईरानी यात्री लिख दो ना भाई, या जिस भी देश से आया है, ये एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं, पर जिस भी वो कंट्री से आए हैं वो कंट्री आप लिख दो ना। मतलब आप क्यों ऐसा ईरानी यात्री और वैसा सब कर रहे हो। ठीक है, फिर जैसे दारा सिको है ना, ईयर लिख दिया है ना, किसके पुत्र हैं ये लिख दिया है। ठीक है, इनके नेचर के बारे में लिख दिया गया है, इन्होंने युद्ध लड़ा, किसके साथ लड़ा वो भी लिख दिया गया है। अब एक मैंने मेरी तरफ से कि भाई फॉर्ट बैटल फॉर थ्रोन, जबरदस्त कि भाई ठीक है ऐसा भी लिख देते, लेकिन ये परफेक्ट आंसर है, इसमें भी 3 नंबर मिलेंगे। तो बिना कोई और, हार्डली बहुत कम समय लगा है इसको लिखने में। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर कीवर्ड्स में लिखा है, कोई भाषा नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है। ठीक है, और मेन बातें लिख दी गई हैं, जो अपन बार बार बोलते हैं ना कि कीवर्ड्स याद रखो, कीवर्ड्स, वो ये कीवर्ड्स हैं बस, उन्होंने उन कीवर्ड्स को सिस्टमेटिक लिख दिया है ना। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ऐसा इंग्लिश में संभव है, खूब इसमें भी संभव है। फिर मैंने ये पेज चेक किया, फिर मैंने बोला कि भाई ये जैसे अरण्यक, तो फॉरेस्ट टेक्स्ट है ना, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण और इन सबका सार है,
ठीक है, ये लिख दिया। फिर भी मैंने बोला कि भाई ठीक है, और कंटेंट आप लिखें, और 2.5 नंबर दिए। इसमें 3 नंबर आराम से दिए जा सकते हैं। ठीक, फिर मैं आगे बढ़ा इस कॉपी में, तो देखो इन्होंने जैसे सिविलाइजेशन है ना, और इनके 3 नगर, तो इनके बारे में इन्होंने पूरा ईयर है ना, और ये सब कहाँ कहाँ हुआ, ये सब, और बहुत शॉर्ट तरीके से। ठीक है, जैसे अभी क्या होता है, ज्यादातर जो मैं चेक करता हूँ, हड़प्पा लिखेंगे और फिर यहाँ 3 पॉइंट लिखेंगे, फिर यहाँ मोहनजोदड़ो लिखेंगे, फिर 3 पॉइंट लिखेंगे हिंदी में सेंटेंस के साथ, फिर लोथल लिखेंगे, फिर 3, तो ऐसे करके आधा पेज चला जाता है। इनका टाइम भी बहुत कम गया है। ठीक है, टाइम भी बहुत, क्योंकि वर्ड ही बहुत कम है, इतने से तो वर्ड है। ठीक है, और मेन वर्ड्स हैं, डिस्कवरर कौन है, रीजन कौन है, डिस्कवरर कौन है, रीजन कौन है, और ईयर ब्रैकेट में लिख दिया है। और आप लोग लिखोगे नहीं ये इस सन में खोजा गया है, तो यार ये शब्द बचाने का एक उदाहरण है ये। ठीक है, फिर जैसे सोहरावर्दी सिलसिला, ठीक, तो देख ओल्डेस्ट है ना, और सल्तनत पीरियड में, फिर फाउंडर लिख दिया, फिर ऑब्जेक्टिव लिख दिया। अब ठीक है भाई, जैसे 2 चीजें भाई, मैंने ये बोला कि सिलसिला के बारे में एक लिख सकते थे आप, है ना, सूफी वर्ड शायद आया नहीं है यहाँ पर, तो वो लिख सकते थे। फिर ऑर्थोडॉक्स है, ये लिख सकते थे। बट ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यार, 3 मार्कर ही तो पूछ रहा है वो, है ना, तो 3 नंबर इसमें भी दिए जा सकते थे, मैंने फिर भी 2.5 दिया। तो लिखने का तरीका देखो आप, और कीवर्ड्स बस, फाउंडर, अब अपन लिखते इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई है ना, अपन ऐसा लिखते। तो ये सब चीजें अपन साइड में कर सकते, मतलब ये लिखने का एक तरीका है कि अपन शॉर्टेस्ट तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 मार्कर, अब मैंने जब ये 2 पेज चेक कर लिए, तो देखो एक एग्जामिनर कैरी अवे हो जाता है, क्योंकि छाप छप जाती है कि यार ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर ये इस पेज में आया मैं, तो इन्होंने जो लिखा, ठीक, उससे मैं देख के ही आराम से, ठीक है यार कि भाई बहुत सिस्टमेटिक लिखा है ना। और ईयर, तो मैंने ईयर, अब हालांकि ये आप मुझसे भी आशा नहीं कर सकते हो कि चारों सन एग्जैक्ट याद रहेंगे भाई, हालांकि आप लोग प्री देते हो तो हो सकता रहे, है ना, तो मैंने इसको गोला बना के लिख दिया भाई, एक बार इसको देख लेना जरूर। ठीक है, लेकिन फिर मैंने 3 नंबर दे दिए थे इसमें, है ना। फिर मैंने देखा यार कि ठीक है, कहीं तो कुछ गलती होगी, फिर मैंने इसको क्रॉस चेक किया, मिलाया, तो जैसे ये 98 की जगह 72, ऐसा। हालांकि पूछा इसमें 2 ही था, काउंसिल और प्रेसिडेंट, तो इन्होंने प्रेसिडेंट लिखा है, काउंसिल लिखा है, ये सब तो एक्स्ट्रा है, ये सब एक्स्ट्रा है, तो 3 नंबर वास्तव में मिलने ही चाहिए इनको। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम से विद इन टाइम, अब देखो कितना बढ़िया सिस्टम है, काउंसिल, प्लेस, टाइम पीरियड, प्रेसिडेंट, है ना, और सब कोई सेंटेंस ही नहीं बनाया है, सारणी बना दी है बस पूरी। ऐसे ही मौर्यन ऑफिशियल्स, है ना, तो कंटेंट नहीं, देखो कंटेंट भी इन्होंने ये सब नाम लिखे और इनके कार्य लिखे, नाम लिखे और कार्य लिखे। तो आप देखो कि किस तरह से सफाई से और मिनिमम कीवर्ड्स में इन्होंने लिखा है। ठीक है, शंकरादेव, अब इसके बारे में कंटेंट ही उतना ही अवेलेबल है भाई, जब कंटेंट ही वैसा ही अवेलेबल है तो कोई कहां से क्या लिखेगा। फिर भी इन्होंने बेस्ट कंटेंट लिखा है इसमें, यही सातवाहन। ठीक है, तो पहली चीज जो अपन यहाँ 3 मार्कर में कंफर्म कर सकते हैं, है ना, वो ये इसको देख के कि कोई सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर, इन सब में हमको ध्यान नहीं देना है, कीवर्ड्स को बहुत सफाई से लिखना है। ठीक है ना, यहां अपन को कर देनी है स्थापना, समय, ठीक, राजधानी, सिक्के, इस तरह से अब हेडिंग डाल के, और सक्सेसर उनके उत्तराधिकारी कौन थे ये डाल के, और पूरा इसको लिख देना है। फिर आर्यभट्ट के बारे में सब तो लिख दिया है, चंद्रगुप्त सेकंड, क्रम मैथमेटिशियन, पुस्तक और डेसिमल और ये पाई कि बिंदु प्रणाली और पाई की खोज, ये पूरा है, ये भी कंटेंट पूरा। अब तुम बोलो कि नहीं सर ये छोड़ी, ये छूट गया, ये छूट गया, तो 3 मार्कर है, कोई 6 मार्कर नहीं है या 15 मार्कर नहीं है, तो ऐसे तो निकालने को कोई भी कमी निकाल देगा, बट 3 नंबर के लिए पर्याप्त है। विजयनगर के प्रमुख साम्राज्य, है ना, उनके, अब ये वंश, समय और फाउंडर। ठीक है, और देखो समय भी एकदम लाइन से। अब और इन्होंने वहीं
वहीं बैठ के लिखा था। ऐसा भी नहीं कि भाई टेक्स्ट और ये सब खुले हुए थे या देख देख के लिखा है, ये भी सब नहीं है। और विद इन टाइम लिखा है। और भी ऐसे होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे सामने कॉपी आई तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था इस कॉपी से, एक तो लिखने का तरीका और एक कंपटीशन का लेवल। ठीक है, कंपटीशन का लेवल। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई आपका क्या स्तर है, तो ये इन्होंने यूपीएससी की मेंस दे रखी है, यूपीएससी 1-2 साल तैयारी कर रखी है, तो एक लेवल है, आदमी पढ़ पढ़ के अपने आप ही एक लेवल पे आ जाता है और उसका वर्डिंग हो जाता है। और ये आप सबको भी याद है, ये हम अपन लोग भी, एमपीपीएससी वाले भी प्री में अच्छे से पढ़ते हैं इन सबको। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका और एक समझ, हमको भी उस समय ये सब शब्द याद आ जाएंगे, लेकिन किस तरह से लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। वेदा है ना, भाई वेद तो चारों वेद इन्होंने लिख दिए, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, फर्स्ट कौन है, ये कौन है। अब मैंने जो चेक की थी, हालांकि ये कॉपी पहले की स्कैन की हुई है, तो चेक की थी, मैंने लिख दिया था भाई कंटेंट लिखें, आप सब्जेक्ट मैटर लिखें कि वेद में सब्जेक्ट मैटर क्या है, और 2.5 नंबर मैंने दे दिए थे। 3 नंबर मिल सकते हैं आराम से इसमें भी। ठीक है भाई, एग्जामिनर दे सकता है आराम से। ठीक है, फिर इस तरह से ये देखो सब चीजें इन्होंने छोटी छोटी, और कीवर्ड्स और अंडरलाइन, और उसमें अंडरलाइन और किया है राजा भोज। ठीक है, राजा भोज। अब यार 3 नंबर में पर्याप्त है, हालांकि आप एमपी में एक्सपर्ट होंगे तो आपको और चीजें पता होंगी, लेकिन 3 नंबर पाने के लिए ये सब चीजें पर्याप्त है। तो लिखने का तरीका देख लो आप, कैसे भाई एरो खींच खींच के, और एक सिस्टम से, जैसे फर्स्ट। और ऐसा भी नहीं, कई लोग ऐसे एरो खींचते हैं ऐसे कि पता नहीं चलता ये किसको इंडिकेट कर रहा है, और सफाई भी मेंटेन्ड है, वर्ड मिनिमम है, मिनिमम वर्ड है, तो मतलब एक तरह से नोट जैसा, ईयर याद है। अब भाई एमपीपीएससी में तो फैक्ट सीधा प्रोपोर्शनल है मार्क्स के, अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो फैक्ट आप लिखोगे लिखोगे। हिंदी में बिल्कुल एज इट इज किया जा सकता है। अगर आप इसको, अगर ये वो सॉफ्ट कॉपी होती और गूगल में ट्रांसलेटर में इंपोर्ट कर देते, तो आप अपने आप ट्रांसलेट कर देता, आराम से किया जा सकता है। बस अपने ये सेंटेंस फॉर्मेशन को छोड़ दो। देखो यार, ये 3 मार्कर लिखने का बहुत जबरदस्त तरीका है, और 43-44 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे फैक्ट इन्होंने लिखे हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। बस लिखने का अभ्यास बार बार, और लिखने की डायरेक्शन, है ना, मतलब ऐसा नहीं अभ्यास ही केवल, सही डायरेक्शन भी। हाँ, क्लास में बैठ के लिखा है ऑफलाइन, भाई जैसे क्लास में बैठ के इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो तभी तो भाई घर पे तो कोई भी लिख सकता है। तो जैसे देखो, पहली बात, राइट डायरेक्शन में निरंतर अभ्यास, सही दिशा में निरंतर अभ्यास, तब परिणाम आएगा। रॉन्ग डायरेक्शन में निरंतर अभ्यास, तो भैया समय ही खराब होगा, टाइम खराब होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो डायरेक्शंस राइट होनी चाहिए, है ना, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। अब कई लोग बोलते हैं आधा पेज भरना है, 5 पॉइंट लिखने हैं, 6 पॉइंट लिखने हैं। अब यार उनको पढ़ पढ़ के इतना कंटेंट आ गया है, हो सकता है उनकी स्पीड ज्यादा हो। अपन तो उसकी बात करो ना जो पहली बार दे रहा है, फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइमर इसको अचीव कर सकता है। भाई इसमें से 1-2 फैक्ट कम लिखेगा, हालांकि ये सब फैक्ट लूसेंट के और उनमें कॉमन फैक्ट है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट कॉमन है, फर्स्ट टाइम वाला भी लिख सकता है। 1-2 फैक्ट घटा दो इसमें से, तब भी 3 नंबर मिलेंगे, तब भी 3 नंबर मिलेंगे, एक फैक्ट भी कम कर दो। तो 3 मार्कर में इतना बढ़िया स्कोर किया जा सकता है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो लिखने का तरीका सुधार लो इससे। ठीक है, कीवर्ड्स का यूज करो। अब जैसे इन्होंने 6 मार्कर से पहले अपन डिस्कस करते हैं इनका 15 मार्कर। ठीक है, 6 मार्कर से पहले अपन कर लेते हैं 15 मार्कर डिस्कस, तो ताकि 15 मार्कर में एक आइडिया अपन को मिले। ठीक है, 6 मार्कर इन्होंने स्ट्रिक्टली, 6 मार्कर स्ट्रिक्टली उसमें लिखा है, किसमें, एक पेज में।
हालांकि हम बोलते भी हैं और जा भी सकते हैं अपन कि एक पेज से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो पहला 15 मार्कर जो इन्होंने लिखा है कि गोल्डन एज, गुप्ता पीरियड का गोल्डन एज, है ना, ये सामान्य सवाल है, खूब पूछता भी है और आता भी है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पैराग्राफ लिखा, इंट्रो पैराग्राफ लिखा, बहुत बढ़िया लिखा कि भाई पॉलिटिकली यूनाइट किया, है ना, और अपने क्षेत्र को पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैलाया, अपने साम्राज्य को। तो एक बहुत छोटा सा और एक स्टार्टिंग बहुत सही इंट्रो लिखा। फिर इन्होंने लिखा कि वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या ये एस्पेक्ट डिस्कस करेंगी, पॉलिटी डिस्कस करेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगी, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये एस्पेक्ट ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने बोला यहाँ पर कि भाई क्यों एक गोल्डन पीरियड है और क्यों कहा गया है भाई कि अब लगभग सभी फील्ड में सही डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने बोल दिया एवरी फील्ड। मैंने जब चेक की तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट लिखा। भाई आप ऐसा एवरी एक एकदम एब्रप्टली नहीं बोल सकते ऐसा कि सभी फील्ड में खूब विकास हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट अपन बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने हेडिंग नहीं डाली, लेकिन ये बोल रहे थे किंगडम, है ना, कि किंगडम इनका, और ये मैप बनाया और बताया कि भाई किंगडम लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट में कवर किए हुए था। ठीक है, और एक मैप बनाया, इस मैप को थोड़ा और क्लियर अपन बना सकते थे, लेकिन देखो यहाँ पे मैप भी बना दिया और ये फर्स्ट चीज इन्होंने डिस्कस भी की। दूसरा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में देखो सेंटेंस इन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। भाई प्रोविंशियल, है ना, तो प्रोविंशियल में ये सब स्तर इन्होंने बता दिए। यहाँ आप पिरामिड भी बता सकते थे, लेकिन समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए बस, है ना। फिर सेंट्रल लेवल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अमात्य, किंग, ये सेंट्रल में कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन है वो बता दिया, है ना। ऑफिशियल्स थे, वो ऑफिशियल्स इन्होंने ये ऑफिशियल्स हैं। कितना बढ़िया जुडिशरी को इन्होंने डिफाइन किया है, दीवानी फौजदारी। एक सेंटेंस नहीं बनाया है, लेकिन क्लियर है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन उस समय का कैसा था, ये इन्होंने एकदम क्लियर बता दिया है। ठीक है, बिना सेंटेंस लिखे हुए, और ये कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास कर रही थी, है ना, कि भाई प्रयास कर रहे थे कि टाइम कम से कम लिखा जाए, है ना। लिटरेचर, साहित्य, है ना, तो साहित्य में देखो ये सब किताबें लिख दी, है ना, जैसे कालिदास, ये वो। एक का मैंने चेक किया तो उन्होंने कालिदास की ही इतनी किताबें लिख दी। अरे तो देखो, कंटेंट प्लस डाइवर्सिटी, अगर आप एक ही एस्पेक्ट पे खूब कंटेंट लिखोगे नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि डाइल्यूट हो जाएगा और एग्जामिनर भी बोर हो जाएगा। आप डाइवर्सिफाई रखो ना इसको, आप इसको डाइवर्सिफाई रखो। आप इनको एंगल, बहुत सारे एंगल खोलो आप, जैसे देखो कालिदास इन्होंने ये, है ना, सब तो एक पे ही लिखने की बजाय होलिस्टिक डेवलपमेंट आप बताओ। दूसरा देखो इकोनॉमी, इकोनॉमी में इन्होंने जो जो मेन एस्पेक्ट थे वो खोले सब, है ना। भाई और एड ऑन किए जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी में इन्होंने पूरा बता दिया। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने डेवलपमेंट बता दिया, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट बता दिया, और फिर बोला कंक्लूजन में, तो 6-7 तो वो बता दिया, फिर कंक्लूजन में बोला, है ना, कि भाई बिसाइड ऑल दीज अचीवमेंट्स, है ना, सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या था? एट्रोसिटीज थी, कास्ट था, सती था, देवदासी सिस्टम था। फिर भी कि भाई ये इसमें ये जो इनमें जो विकास हुआ, है ना, और जो ऐसा मतलब ऐतिहासिक विकास हुआ, पहले अभूतपूर्व विकास हुआ, उसकी वजह से इनको गोल्डन पीरियड कहा भी जाता है। ठीक है, अपन कुछ इसमें नुकसान फायदा निकाल सकते हैं कि भाई ठीक है गोल्डन पीरियड को डिफाइन कर देते और पॉइंट बढ़ा देते, पर कम से कम शब्दों में इन्होंने इसको लिखा, और इसमें लगभग मैंने 10 के आसपास नंबर दिए। ठीक है, लोग 4-4 पेज भरते हैं, ठीक है, फिर भी, और वो जो पेज भरते हैं उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस को तो ढूंढना पड़ता है उसमें कि ये क्या लिख के बोलना चाहते हैं। इसमें एकदम क्लियर है। अब सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों में आता है वो ये आता है कि सर ऐसे में सेंटेंस नहीं लिखूंगा या नहीं लिखूंगी तो सर वो एग्जामिनर नहीं बोलेगा ऐसा कि मैंने लिखा क्या है। तो भैया ये लिखा है ना,
एग्जामिनर को पढ़ना ही तो है, एग्जामिनर को एनालिसिस ही तो करना है कि यार आपको कितना इस टॉपिक पे आता है। ठीक है, खूब मिल जाते हैं, क्यों नहीं मिल जाते हैं नंबर। जैसे कोई पूछ रहा है कि कम सेंटेंस मिलके, यार आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या ये जो इसने लिखा, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए। और इन्होंने तो आगे ये स्पीड बढ़ाएंगे और इनके पेजेस बढ़ेंगे और कंटेंट ऐड हो जाएगा। अभी तो 3 महीने आंसर राइटिंग करना है ना, ये तो इनका पहला ही टेस्ट था। खूब मिल जाते हैं। ठीक है भाई जैसे समझ में आना चाहिए तो खूब आता है, खूब नंबर मिलते हैं। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन इकोनॉमी, तो ये इम्पैक्ट बता दिया उन्होंने। इनका लिखने का तरीका कि देखो इंट्रो ये पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं तो उनमें इनकी लैंग्वेज भी दिख जाती है। ठीक है, कि भाई 6 में इन्होंने बांट दिया कि ये 6 में मेन डिस्कस करूंगा या करूंगी जिसकी भी कॉपी है। ठीक है, और फिर मेन इन्होंने बता दिया। ठीक, अब नहीं, कोई नहीं लिखना होता है हिंदी मीडियम को, क्यों लिखना होगा पूरा। आप ट्राई करके देखें, आप लिख के देखें ऐसे, बट आप सही जोड़े, सही फ्रेमिंग बनाए और फिर लिखें आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इन्होंने हैंडीक्राफ्ट पे लिख दिया ये पैराग्राफ। ठीक है, न्यू लैंड सिस्टम पे इन्होंने लिख दिया। यहाँ पे ये मैप भी बना सकते थे। हाँ, अंडरलाइन तब जरूरी होता है। अब जैसे इसमें अब ये है ना 3 सेटलमेंट, इसमें क्या अंडरलाइन करेंगे अपन। भाई अंडरलाइन कब जरूरी होता है, जब अपन ने पैराग्राफ लिखा है ना, और उस 4 लाइनों में कुछ वर्ड अपन को पढ़वाने हैं। ठीक है, तब अंडरलाइन जरूरी है। ये तो पूरा ही सिनॉप्सिस टाइप है ये, तो ये तो पूरा ही समझ में आ रहा है। अब न्यू लैंड सिस्टम, तो क्या इसमें रैयतवाड़ी समझाएं उसको, रैयतवाड़ी पे सवाल ही नहीं है। महलवाड़ी समझाएं उसको, सवाल ही नहीं है इस पे। और आगे थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट कर लेंगे कि भाई इसमें एड ऑन हो जाएगा। आप लिखने का तरीका देखो इनका, ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका कि मेन सेंटेंस, कीवर्ड, कोई सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं, और समझ में आ रहा है सेंटेंस भी। अब जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस बनाया, कॉलोनियल इंपैक्ट ऑन लैंड रेवेन्यू, यहाँ सेंटेंस बनाया, क्योंकि खाली मनी लैंडिंग एक्टिविटी से नहीं समझ में आता। यहाँ इन्होंने सेंटेंस बनाए नहीं, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट्स अपन को सब समझ में आता है, इतना पढ़ रखा है इसको कि इसका नाम ही पर्याप्त है। ठीक है भाई, इस चीज को समझो। ये मेंटल स्टेटस है ये, कि भाई जैसे एग्जामिनर स्थायी बंदोबस्त को पढ़ेगा, उसको शब्द पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ठीक है इन्होंने कवर कर लिया, रैयतवाड़ी कवर कर लिया, उसको पता है सब, महलवाड़ी कवर कर लिया। अब आप इस पे इनको रैयतवाड़ी पे 2 लाइन लिख दो, है ना, महलवाड़ी पे 2 लाइन लिख दो, तो यार वो डाइल्यूट हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा, नंबर पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। गलत नहीं है, लेकिन नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हमको सभी सवाल औसत तरीके से करने हैं। अगर आप ऐसे, आप अपन ऐसे लिखते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा पहले पहले लिखते हैं, फिर बाद में उनके नेगेटिव नंबर कम होने लगते हैं। और ये विद इन टाइम औसत लिखा, मतलब बहुत औसत भाई जैसे 3 मार्कर बहुत एक्सेप्शनली वेल लिखे, 15 मार्कर में 1-2 बहुत अच्छे लिख दिए, 10-10, 12-12, 13-13 नंबर आ गए। ठीक है, तो इससे टोटल स्कोर ऊपर पहुंच जाता है। कम्युनिकेशन है ना, तो ये सब चीजें हैं। अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 10 मिनट का समय है। अशोकास धम पॉलिसी, बहुत ही बढ़िया इंट्रो इन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया इंट्रो इन्होंने लिखा है। ठीक है, कि धम वाज अशोकास ओन इन्वेंशन, है ना, खुद का नवाचार था। ठीक है, ये तो हालांकि इस पे बुद्धिज्म और हिंदुज्म का प्रभाव था, पर ना तो ये धर्म था और ना कोई विचारधारा थी, ये जीवन जीने का तरीका था, ये नीति संहिता थी। बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, मैंने बोला भी है, बहुत सही लिखा है। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा, है ना, भाई सिग्निफिकेंट है ना, मानवीकरण और ये सब। फिर यहाँ पर ये लिखा है एडिक्ट, और इस पे इन्होंने लिख दिया है। ये थोड़ा सा मुझे जटिल लगा इनका, कि भाई यहाँ इन्होंने कुछ, अब जैसे ये पैराग्राफ लिखा है, अब इसको समझने में दिक्कत आती है। देखो, ही हेल्ड दैट इफ पीपल बिहेव वेल दे वुड ऑब्टेन स्वर्गा, है ना, हेवन। ही डिड नेवर से दैट दे वुड अटेन निर्वाणा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा वैसा, तो यहाँ
मैंने इनको समझा दिया कि भाई आप धम्मा डिफाइन करो, इवोल्यूशन बताओ इसका उद्गम कैसे हुआ है वो आप बताओ, ठीक है। फिर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताओ, इंपैक्ट बताओ, वीकनेस बताओ और कंक्लूड कर दो। अब जैसे इवोल्यूशन अपन ने यहाँ इनसे डिस्कस भी किया है कि भाई अशोका इनिशियल स्टेज में, अशोका एक वैरियर था, योद्धा था और एक सम्राट था, जिसको अपने दुश्मनों को हराना था और अपने साम्राज्य को मजबूत करना था। जैसे ही कलिंग हुआ तो बुद्धिज्म का इनपुट इन पे आया। फिर लेटर अशोका था ये, जिसके पास दो चैलेंज थे, क्या कि साम्राज्य को मजबूत रखना है और बुद्धिज्म को भी पालन करना है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी थे एक दूसरे से। साम्राज्य मजबूत कब होगा? जब वॉर होगा, और बुद्धिज्म वॉर को मना करता है। तो इन्होंने एक नीति संहिता बनाई जिसका पालन अपने आप ही एक स्पिरिचुअलिज्म में एक सम्माननीय नीति संहिता, जैसे आज अपन धार्मिक पुस्तक देखते हैं, आज अपन कोड ऑफ कंडक्ट देखते हैं, है ना, किसी चीज का, तो हम उसके सम्मान से ही उसका पालन करते हैं। तो कि सम्मान से ये पालन हो जाए और साम्राज्य अपने आप सहअस्तित्व में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बना रहे। तो ये इन्होंने प्रोसेस, तो इवोल्यूशन अपन ऐसे बता सकते थे, ठीक है। और फिर इन्होंने सब चीज, तो ये एक लिखने का तरीका है और इन्होंने बहुत ही अच्छा डील किया है इसमें, बहुत अच्छा, कीवर्ड्स को देखते हुए, ठीक है। अब हम थोड़ा एक दो 6 मार्कर देख लेते हैं अपन। हालांकि 6 मार्कर में इन्होंने स्ट्रिक्टली 1 पेज फॉलो किया है। देखो अपन अल्टरनेट एक से ज्यादा पेज में लिख सकते हैं, अल्टरनेट, ठीक है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में कंपैरिजन, तो यहाँ टेबल बन सकती थी, ठीक है, लिखने का। लेकिन लिखने का अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन, तो देखो बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने, है ना, कि भाई ये, है ना, उन धार्मिक और अदर्स में जो भी पॉइंट बचे हैं वो सब अपने वो लिख दो सब, तो उसमें कवर हो जाएंगे। अब ये स्ट्रिक्टली इन्होंने 1 पेज आंसर फॉलो किया है। अगर अपन 1.5 2 पेज में करेंगे तो और ज्यादा ठीक होगा, ठीक है। फिर जैसे इल्तुतमिश पे इन्होंने लिखा है, मतलब इनके वर्ड्स, मेन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मांडू बिल्डिंग, अब मैप ऐप इसमें बन सकता था। तो समरी मैं कर देता हूं आज की इसके डिस्कशन की। पहला, कीवर्ड्स ध्यान रखेंगे पढ़ते समय, और कीवर्ड्स को चाहे हिंदी मीडियम हो आपका, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कीवर्ड्स में ही लिखने का प्रयास करेंगे। वो अति ज्ञान मांग ही नहीं रहा है, और 2020 में तो और वर्ड घटा दिए हैं। तो आप कीवर्ड्स पे फोकस करें बस, दूसरा, है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन पे फोकस ना करें, कीवर्ड्स लिखें। दूसरा, ठीक है, एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करें। सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर, आंसर को तोड़ें पहले। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि इलेक्शन रिफॉर्म में उन्होंने लिखा था, इलेक्शन रिफॉर्म में, तो इलेक्शन रिफॉर्म में उन्होंने अलग अलग तरीके से लिख दिया। कैसे? इलेक्टोरल या मतदाता के लिए क्या रिफॉर्म होनी चाहिए, ऑफिशियल्स के लिए क्या रिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है भाई, अधिकारियों के लिए क्या रिफॉर्म होने चाहिए, सिस्टम के लिए क्या, इलेक्शन कमीशन के लिए क्या रिफॉर्म होने चाहिए, पार्टीज के लिए। तो उन्होंने क्या किया, सभी हितधारकों को उठाया, है ना, और हितधारकों से संबंधित रिफॉर्म लिख दिए। ऐसे ही चैलेंजेस भी, ठीक है, चैलेंजेस भी हितधारकों को उठा के और अपन लिख सकते हैं। तो अलग तरीके से, अब जैसे कोई, जैसे ज्यादातर इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म में या चुनावी सुधार में ऑर्बिट पॉइंट लिखते हैं सब, मीडिया सुधार, ये सुधार, वो सुधार, कोड ऑफ कंडक्ट, ये लीगल स्टेटस देना चाहिए, पावर देनी चाहिए, ये सब हैं। लेकिन ये कॉमन है यार, अलग क्या लिख रहे हो तुम, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट को अपन अलग तरीके से, कि अपन ने स्टेक होल्डर्स लिखे और स्टेक होल्डर्स लिख के, और ये तो अलग ही समझ में आता है। ऐसे कई तरह के हैं। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जैसे अपन बता दें भाई 3 तरीके से, प्री शोइंग, भाई बुआई, बुआई से पूर्व, फिर फसल के दौरान, और कटाई के पश्चात, पोस्ट हार्वेस्टिंग, ड्यूरिंग क्रॉप और प्री शोइंग। इन तीनों में अलग अलग करके लिखो। ऐसे ही हेल्थ में प्रिवेंशन और क्यूरेटिव, ऐसे। तो अलग कंटेंट ढूंढने की बजाय
एक्स्ट्रा मटेरियल ढूंढने की बजाय जो चीजें आपके पास हैं उनको एक्स्ट्रा तरीके से लिखना सीखो, और वो चीजें बहुत सिंपल और इफेक्टिव रखो, और है ना साहस रखो, है ना, साहस रखो कि यार मैं ऐसा लिखूंगा तो नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने सेंटेंस नहीं बनाया सर, कीवर्ड्स लिख दिए सर, मैंने तो फ्लो चार्ट में बता के आ गया सर। ठीक है, तो एक प्रॉपर बैलेंस आंसर लिखो। ये भी लिखो भाई, जैसे इन्होंने इंट्रो सेंटेंस से लिखा, अभी 6 मार्कर में सेंटेंस बना दिए हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस के थ्रू हो गया है ना। इस तरह से आप इन चीजों को सुधारो। अब इनका ये भाई फर्स्ट कॉपी है, जैसे देखो वैदिक, है ना, मैं वुमन, तो अर्ली वैदिक और ये टेबल पे कंपैरिजन कर दिए, पॉइंट बहुत छोटे छोटे और सही है। ठीक है, तो ये भी जैसे इनमें, अब इसमें आगे वैल्यू एडिशन किया जा सकता है कि भाई जो भी फ्लो चार्ट अगर हो कहीं पर, या मैप इनका, जैसे मान लो वो 3 अपन ने लिखा, तो वो कोई भी एक्सपेंशन तो मैप बनाया इन्होंने। ठीक है, कि भाई अशोक का क्या कहाँ कहाँ साम्राज्य था, ये था वो था। तो इस तरह से आप इनसे, इस कॉपी से एक आइडिया लो कि किस तरीके से लिखना है, और उसमें अपना वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपटीशन लेवल समझो आप। ऐसे तो कई बच्चे होंगे और इनसे भी अच्छे बच्चे होंगे, और ये आप सोचते हो ना कि सर यूपीएससी लेवल का हो रहा है, सर आप एमपीपीएससी लेवल तक रखो। अब जब बच्चे ऐसे लिखेंगे तो आप लेवल नापते रहना, उसमें मेरे अपन कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो टॉप पोस्ट्स हैं, है ना, वो ये लोग ले जाएंगे, या जो भी हैं, जो मतलब जो अच्छा लिखेगा उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा, वो ले जाएगा। तो इन सब चीजों से जो आपने अंदर एक पूर्वाग्रह बना रखा है ना अंदर दिमाग में, तो रियलिटीज देखो और उनको और समझो कि कंपटीशन का लेवल दिनों दिन कैसे बढ़ता जा रहा है, और हमको क्या रिफॉर्म करने हैं, क्या नए सुधार करने हैं। आज के डिस्कशन का यही मैसेज था कि आपने जो आपके चारों तरफ जो आपके दोस्त हैं जो लिखते हैं, उन्हीं में टॉप करने का, और उन्हीं में एक जो बना रखा है ना आपने दायरा, उस दायरे से बाहर निकल के रियल कंपटीशन फील करो, और रिफॉर्म करने के लिए और नई चीजें अपनाने के लिए तैयार रहो।